दोस्तों आज पेश है पत्थरों की नगरी। ये एक और चित्र है दोस्तों। अवंती नगर के राजा चंडीदास के यहाँ महारानी ने एक साथ जुड़वा लड़कों को जन्म देती है। दोनों राम लक्ष्मण जैसे हैं, परंतु रानी जी की तबीयत खराब है। महाराज को खबर करती हूँ, महाराज मेरा आखिरी समय आ गया है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यह कहकर महारानी परलोक सिधार जाती है। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और रानी, बहुत जल्दी तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हारी आखिरी निशानी को जी जान से परवरिश करूंगा, उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। समय गुजरता गया। महाराज चंडीसेन अपने दूसरी शादी नहीं करते और दोनों लड़कों को बड़े लाड दुलार से 18 वर्ष तक की प्रतीक्षा करते हैं। दोनों का नाम ज्योति और मोती रखते हैं। एक दिन महाराज ज्योति और मोती से कहते हैं, बेटे ज्योति मोती, तुम हमारे साथ शिकार पर चलोगे। पिताजी, हम आज कभी फिर कभी आपके साथ चलेंगे। चंडी दादा शिकार खेलने जाते हैं तो उन्हें रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वे उसके पीछे चल देते हैं। मेरे राज्य में इतनी सुंदर लड़की हो सकती है? हे सुंदरी, मैं प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा जल पिला दो। महाराज, यदि आप नहीं जानते, मैं नीच जाति की हूँ और आप ऊंची जाति के, मैं आपको जल नहीं पिला सकती। तू जात पात की बात करती है, मैं तो तुझसे शादी करना चाहता हूँ। महाराज, इसके लिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। महाराज चंडी सेन ने उस लड़की के पिताजी से मिलते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। महाराज, मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु आप अपने पंडित और मंत्रियों से सलाह कीजिए। महाराज आकर चंडी सेन अपने पंडित से पूछते हैं। पंडित कहता है, महाराज, चाणक्य नीति तो ये कहती है कि नीच कुल की अप्सरा से शादी ना करें, चाहे ऊंच कुल की कुरूप कन्या से शादी करनी पड़े। मैं तो उसी से शादी करूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। महाराज चंडी सेन ने रमा से शादी कर लेते हैं। रमा, ये शादी मैंने सबकी मर्जी गैर मर्जी में की है। महाराज, प्यार में सब ठीक है, कर लूंगी। ज्योति माँ का प्यार दूंगी, मोती को माँ का प्यार दूंगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शादी के बाद जब ज्योति उसे माँ कहकर पुकारता है तो रमा ज्योति को कहती है, ज्योति, हम दोनों उम्र में बराबर हैं, तुम मुझे माँ कहकर पुकारते हो, ये बिल्कुल नहीं पसंद करती। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आपको आपको हमारे पिता जिसे ब्याह करके आई हैं, आप हमारी माँ हैं और माँ पूजनीय होती है। रमा जबरदस्ती ज्योति को अपने रूप के बल पर लुभा रही थी। तभी महाराज आ जाते हैं और महाराज को देखते ही रमा रोने का अभिनय करती है। महाराज, ये आपके लड़के हैं, इसलिए मैं अभी तक बर्दाश्त करती रही। इन्होंने समझा रही हूँ कि कोई और ऐसी बात करता तो फांसी पर लटका देती। मैं इनकी माँ हूँ, ये मुझे माँ नहीं समझते। चाहे हमारे बेटे देव या कोई और गंदी हरकत, उसे फांसी की सजा देते हैं। ज्योति ये सब समझता है पर कुछ नहीं कहता। माँ मोती कहता है, पिताजी, हमने कोई नीच हरकत नहीं की जिसके आप हमें मौत की सजा सुना सके, फिर भी हमें आपकी सजा कबूल है। हम हम बे भाई बेकसूर है। जब कत्ल कर जब उन्हें कत्ल करने ले जाते हैं तो ज्योति कहता है, देखो, कल तक हम देश के होने वाले राजा थे, हम अपनी माँ की आखिरी निशानी हैं, क्या आप हमें कत्ल कर देंगे? हम भी आपको कत्ल करना नहीं चाहते, आप नेक दिल हैं, परंतु हम आपको जीवित छोड़ दे तो हमें हमारे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन हम किसी बेकसूर को नहीं मारेंगे। तुम सुबह तक राज्य छोड़कर कहीं चले जाओ, आप बेफिक्र रहिए, हम बहुत बड़ा एहसान किया है। और राज्य छोड़ने के बाद ज्योति और मोती से कहता है,
मोती, हमें कुछ बनने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए, ठीक है। फिर ज्योति और मोती जमीन से चाकू गाड़ते हैं। एक वर्ष बाद हम, जो भी यहाँ पहले आएगा वो एक दूसरे को चाकू देखेगा। जिसके चाकू पर जंग लगा होगा वो समझ जाए कि मेरा भाई मुसीबत में है। वे उसकी दिशा में ढूंढने जाएगा, और दोनों अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशा में चल पड़ते हैं। ज्योति एक सुंदर राज्य में पहुंचकर देखता है कि सारा राज्य शोक में डूबा हुआ है। ज्योति एक आदमी से पूछता है, भाई क्या राज्य में शोक क्यों मना रहा है? यहाँ एक दैत्य रोज एक आदमी को खाने आता है। आज यहाँ की राजकुमारी की बारी है, इसलिए राज्य में शोक मनाया जा रहा है। उस दैत्य को कोई मार नहीं सकता। उसके 7 सिर है और 7 बहुत लंबी जीभें हैं। उसमें बहुत ताकत है, वह बड़ा भयानक है। शहर पूरी जानकारी लेने के बाद राजकुमारी की जान बचाने के लिए ज्योति जंगल में जाता है और राजकुमारी को देखकर कहता है, मेरा नाम ज्योति है। मेरे ख्याल से आप राजकुमारी हैं। जी हाँ, ज्योति कुछ सोचकर कहता है, राजकुमारी जी, मैं दैत्य घाटी में जाकर किसी ने देखा भी नहीं कि वो किसी जगह पर रहता है। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो नीचे जाकर देखे, लेकिन देखना तो दूर, कोई उधर झाँकता भी नहीं। मैं उस दैत्य को मारने जाऊंगा, उसे मार कर ही आऊंगा। ज्योति, तुम अपनी जान खतरे में न डालो। वैसे मुझे विश्वास है तुम दैत्य की शक्ल देखकर अपना इरादा बदल दोगे। अगर अपने उसने देख लिया और खा लिया तुमको, तो मुझे कैसे पता चल लगेगा? मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ हो भी गया तो मेरी दोस्त बुलबुल है, जो वक्त मेरे पास रहती है। बुलबुल आकर तुम्हें बता देगी। ज्योति घाटी में उतर जाता है। ज्योति आगे जाकर देखता है कि 7 प्याले पड़े हैं और लिखा होता है, अमृत को पीने वाला दैत्य से दुगनी ताकत आ जाएगी। ये जहर भी हो सकता है, क्योंकि जहर कोई भी दैत्य को नहीं मार सकता। उसे लेना चाहिए। और ज्योति एक एक करके 7 प्याले पी जाता है। जो ही प्याले का अमृत पीता जाता है, उसके अजीब प्रकार की ताकत आती जाती है। 7 प्याले अमृत पीने के बाद उसमें महसूस होता है कि अमृत ठीक उससे अद्भुत शक्ति आ गई। अब मैं दैत्य को अवश्य मार सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। ज्योति कमान से दैत्य को मार देता है। ज्योति की बुलबुल राजकुमारी को उठाकर कहती है, राजकुमारी, ज्योति ने दैत्य को मार दिया है। और सुबह वजीर राजकुमारी को देखने आता है और राजकुमारी को जीवित देखकर हैरान रह जाता है। राजकुमारी जी, आप जीवित है, ये चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमारी ज्योति के बारे में वजीर को सारी बात बताती है। वजीर मन में चालाकी सोचती है। वो अपने सैनिक से कहता है, नीचे घाटी में ज्योति नाम का एक व्यक्ति होगा, उस दैत्य को मारा है, उसे कैद कर लो और दैत्य को महल में ले आओ। दैत्य को मारने का इनाम मैं लूंगा। इनाम में राजकुमारी का हाथ मांगूंगा। राजकुमार जी, अगर तुमने महाराज को जरा भी सच्चाई बताई तो मैं ज्योति का कत्ल करवा दूंगा, और ज्योति मेरी कैद में है। शोक में डूबे हुए राजा के पास वजीर आकर कहता है, महाराज, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। आज हमारी प्यारी बेटी की दैत्य खा गया और पूरा राज्य दुखी में डूबा है, और तुम हमें खुशखबरी सुना रहे हो? महाराज, राजकुमारी जिंदा है और सुकुशल है। क्या कहा? ये सब कैसे हुआ? महाराज, आपकी दुआ से मैंने राजकुमारी की प्यार की खातिर मैंने उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगाकर दैत्य को मार डाला। महाराज का इकबाल बुलंद हो। हम अपनी बेटी की शादी तुमसे जल्द बहुत कर देंगे। तुम दैत्य की नुमाइश लगाओ ताकि उसे भयानक दैत्य को राज्य में देख सके। दैत्य को मारने पर हमारी बेटी बच जाने के राज्य में खुशियां मनाई जाए। जो आज्ञा महाराज। और महाराज अपने नौकर से कहते हैं, दैत्य को सब लोग देखने आते हैं, कितना भयानक है। पाप का घड़ा आखिर कब तक न भरता।
आह, अल्लाह का शुक्र है, अब राज्य में शांति होगी। दूसरी ओर ज्योति अपने कपड़े में वही दूसरी ओर ज्योति अपने कपड़े वहीं छोड़कर नौकर के कपड़े पहनकर कैद से भाग जाता है। वजीर का एक आदमी खबर देने के लिए आता है, हजूर, ज्योति अपने कपड़े छोड़कर हमें धोखा देकर भाग गया। क्या उन कपड़ों में दैत्य का खून में डुबो दो? मैं वो कपड़े लेकर राजकुमारी के पास जाऊंगा। वजीर वह कपड़े लेकर राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी, मैंने ज्योति का कत्ल कर दिया, ये रहे उसके कपड़े। मैंने कहा था ना कि अगर वह जीवित रहा तो कभी भी पोल खोल सकती है। राजकुमारी अविश्वास नजरों से कपड़ों को देखती है, फिर वजीर की ओर देखती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी महाराज के पास जाकर, मूर्ख लड़की, तुम कौन सा विश्वास करेगा? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? वजीर के जाने बाद राजकुमारी रोती है। मैं महाराज को कपटी वजीर की चालों से अवगत करना चाहती हूँ, मुझसे शादी करने के राज्य हथियाना चाहता है। अभी वह सोच ही रही थी कि राजकुमारी के पास बुलबुल आती है। राजकुमारी जी, ज्योति ने आपको पत्र भेजा है, तो क्या वह जिंदा है? राजकुमारी खुश होकर पत्र पढ़ती है। पत्र में, राजकुमारी जी, मैं ठीक हूँ, वजीर को धोखा देकर भाग गया हूँ। आप अपने पिताजी को एक सवाल पूछना कि इस दैत्य को अगर वजीर ने मारा तो इस पर सातों जीव कहाँ हैं, क्योंकि वह जीव मेरे पास हैं। राजकुमारी सोचकर राजकुमारी पत्र लिखती है। ज्योति, कल तुम निडर होकर राज दरबार में आ जाना, मैं सारा इल्जाम इंतजाम कर लूंगी, तुम खुद कोई कुछ नहीं कहेगा। राजकुमारी वह पत्र बुलबुल को प्रबान देती है। राजकुमारी सीधे महाराज से जाकर कहती है, पिताजी, ये दैत्य है, उसकी जीभ कहाँ गायब है? यह देखता का तो धरती कांपती थी, उसके चिल्लाने पर पहाड़ टूटते थे। अगर जीभ ही नहीं तो वह बोलता कैसे था? ये बात तो ठीक है, जीभ कहाँ है? राजकुमारी महाराज को ज्योति के बारे में और वजीर की कूटनीति के बारे में बताती है। उधर ज्योति राजकुमारी का भेजा हुआ पत्र और राजमहल में आने का फैसला कर लेता है। दूसरे दिन ज्योति महल में आता है। महाराज, दैत्य को मैंने मारा है, उसकी जीभ मेरे पास है, अभी जीभ दैत्य के मुंह में लगा देता हूँ। तुम ही ज्योति हो, जो तुम हमारे बारे में मेरी बेटी ने जो कुछ कहा था वह सच कहा था, तुम ही दैत्य ने मारा है। ज्योति दैत्य के सातों मुंह में जीभ लगा देता है। महाराज खुश होकर ज्योति से पूछते हैं, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रह के रहने वाले हो, हमारे राज्य में कैसे आए? मैं ज्योति हूँ, अपने विषय में बताता है। ज्योति की कहानी सुनकर महाराज कहते हैं, ओह चंडी सेन तो मेरा अच्छा मित्र है, उसकी अकल को क्या हो गया? जो हर वक्त अपने बच्चों की जान से प्यार करता था, उन्हें उन्हीं बच्चों को कत्ल का आदेश दिया। विश्वास नहीं होता, सच में सौतेली माँ सौतेली होती है। बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें उन्हें समझाऊंगा। मैंने सोचा है कि तुम जैसे वीर जिस दैत्य को मारा है उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, राजकुमार जी की जान तुमने बचाई है राजकुमारी की, इसलिए राजकुमारी पर तुम्हारा अधिकार है। आज से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, तुम हमेशा खुश रहना। एक दिन ज्योति राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, मुझे कल एक वर्ष हो जाएगा। कल मैं उसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मोती और मैंने चाकू गाड़ा था। मोती मेरा इंतजार कर रहा होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, कल पिताजी से गले लेना। और ज्योति महाराज से मिलता है। महाराज जी, हमें जाने की आज्ञा दीजिए, मोती मेरा इंतजार कर रहा होगा। बेटा, मैंने तुम्हारे राज्य में दूध भेजा है, क्या समाचार लाता है इसे सुनकर तुम चले जाना, दूत आता ही होगा। इतने में दूत आकर महाराज से कहता है, महाराज, वहाँ की रानी सेनापति ने मिलकर महाराज चंडीसल को कैद कर लिया है और खुद सेनापति से शादी कर ली है। महाराज वही समाचार लाकर ज्योति को सुनाते हैं। ज्योति यह सुनकर क्रोधित होता है। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। बेटा, तुम फिक्र मत करो, मेरी सेना को ले जाओ और अपने पिता को आज़ाद कराओ। मोती को साथ लेकर फिर पिताजी को आज़ाद कराने जाएंगे। और उसी जगह राजकुमारी और ज्योति उसी जगह आते हैं जहाँ चाकू गाड़ा था। मोती के आने में देर लगा दी, चलो पहले उसका चाकू निकाल कर देख लेता हूँ।
जो ज्योति ने ज्योति जो ही चाकू को निकालता है उसे देखता है, हैरान रह जाता है। उसमें जंग लगा होता है। मुसीबत में है मोती। राजकुमारी, हमें मोती की खोज के लिए जाना पड़ेगा। वो किसी मुसीबत में फंस गया है, यही मैं सोच रही। और राजकुमारी और ज्योति मोती की खोज में ज्योति के साथ उसके बुलबुल भी होती है। मोती खोते खोते वो एक नगर में पहुंचते हैं। नगर में सारे पत्थर का बने होता है। मोती भी उन्हीं पत्थरों का बना होता है। राजकुमारी जी और ज्योति बड़े आश्चर्य से मोती को देखते हैं। इत, इतने में वहां एक बुढ़िया आती है और उसके पास सोने की छड़ होती है। अचानक वह छड़ ज्योति की ओर ज्योति की और बुलबुल अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। बुढ़िया गुस्से में बुलबुल के पीछे भागती है। राजकुमारी कहती है, ज्योति जरूर यही जादू की छड़ी जादू की है, नहीं तो यह बुढ़िया छड़ी से इतना ना भागती। यह जादूगरनी पत्थरों की नगरी में जीवित है। अगर इसे हाथ में छड़ी आ गई तो ये हमें पत्थर का बना देगी। हाथ में छड़ी आने देना। और ज्योति से पहले उस छड़ी लेकर बुढ़िया की पिटाई करता है। जब बुढ़िया को 25 छड़ी पड़ती है तो वह चिल्ला कर कहती है, मुझे और मत मारो। अगर मुझे 50 छड़ी मार दी तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें पत्थरों के सजीव करने का उपाय बताती हूँ। ये बुढ़िया, जल्दी से इन पत्थरों को सजीव करना बता, नहीं तो तेरे अभी खात्मा करता हूँ। बुढ़िया पत्थरों को सजीव करने का उपाय बताती है। ज्योति, तुम दक्षिण में जाओ। जंगल पार के बाद सोने का सरोवर दिखाई देगा। पानी लाकर इन पत्थरों पर छिड़कोगे, सब जीवित हो जाएंगे। ज्योति पानी लाने के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमारी, तुम ये छड़ अपने पास रखो, कहीं मेरे पीछे बुढ़िया तुम्हें तंग न करे। तुम मेरी फिक्र न तुम मेरी तरफ से बेफिक्र होकर जाओ। ये छड़ तुम अपने पास रखो, रास्ते में काम आएगी। सोने के सरोवर से पानी लाना कोई आसान काम नहीं। ले भी आया तो मेरे चुंगल से नहीं बच सकता। ज्योति जंगल को पार करके सरोवर के पास पहुंचने लगता है तो धरती कांपने लगती है। बादल गरजने लगते हैं। तूफान आने लगता है और पक्षी चलाने लगते हैं। और उस सरोवर पर जो दानव राज करता था उसे पता चल जाता है कि कोई पानी लेने आया है। वो कितना मनोरम दृश्य है। पहले प्यास बुझा लो। ज्योति सोने के तालाब के पास पहुंच जाता है। जैसे ही ज्योति पानी पीने लगता है, आवाज आती है, कौन हो तुम, यहाँ क्या हुआ आई हो? जिंदगी चाहते तो वापस चले जाओ, मैं यहाँ पानी लेकर लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखता हूँ कौन रोकता है। यहाँ से पानी लेना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ज्योतिषना कहता है कि दानव के दूत उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। पकड़ो पकड़ो, टुकड़े कर दो। ज्योति छड़ी से से सबको बुरी पिटाई करता है। बचाओ मरगा, आप भागो। अपनी हार देखकर बाकी राक्षस दानव भी सूचना देने जाते हैं। महाराज, हमने उसे रोकने का चाहा पर वह आंधी तूफान की तरह आगे बढ़कर सभी को मौत के घाट उतारता जाता है। मैं जानता हूँ वो ज्योति है। उसे पानी ले जाने दो, क्योंकि उसे सातों प्यालों का अमृत पिया है। उस सात मुंह वाले भयानक राक्षस को मार डाला। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ मत कहो। ज्योति पानी लेता है। ज्योति पानी सोने के पानी लिया आता है। ज्योति, जल्दी जल्दी पानी सब पर छिड़क दो जाने ये पत्थर की नगरी कब तक संजीव होते के लिए बेताब है। ज्योति सब पत्थरों पर पानी छिड़कता है। पानी छिड़कते ही सब जीवित हो जाते हैं। ज्योति जिंदाबाद। ये तो कोई महान देवता है जिसे हमें नया जीवन दिया है। मोती के कारण हम सब मुक्ति मिल गई। क्यों न इसने ना जाने कैसे बुढ़िया को वश में करके इसके चुंगल से आज़ाद कर दिया। ज्योति आपस में खुशी से मिलते हैं। ज्योति और मोती अपने देश की
घटना के बारे में बताता है और अपनी आप बीती बताता है। क्या उस दुष्ट औरत ने ऐसा किया? पता नहीं पिताजी पर क्या गुजर रही होगी। बुढ़िया ज्योति से कहती है, ज्योति मेरे ऊपर भी सोने का पानी छिड़क दो, मैं असली रूप में आ जाऊं। मेरे ऊपर यह एहसान कर दो। नहीं, हम तुम्हारी बात कैसे यकीन कर ले? तुम, हो सकता है ये नाटक करके तुम हमें किसी जाल में फंसा दो। ये पानी तुम पर नहीं छिड़कूंगा। बुढ़िया रोने का अभिनय करती है, नहीं ज्योति, मुझे गलत न समझो। मैं खुद दानव की जादू से किसी की गुलाम हूँ और इसके हुक्म से यहाँ आने वाले को पत्थर की बना देती हूँ। सब के साथ मुझ पर भी मुक्ति कर दो। उसे रोती देख मोती कहता है, भैया इस पर भी पानी छिड़क दो, देखो किस तरह रो रही है। मोती, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जादूगरनी, इन बातों पर कैसे विश्वास हो सकता है? ये मगरमच्छ के आंसू हैं। चलो देखें तो सही, पानी छिड़कने के बाद क्या होता है। तुम कहते हो तो ठीक है, पर हम नई मुसीबत में फंस जाएंगे। ज्योति जो ही बुढ़िया पर पानी छिड़कता है, वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। पानी छिड़कने की तो मैंने तब कहा था जब मैं 25 छड़ी तुमने मेरा जादू आधा कर दिया। पानी छिड़कने ही मैं चुड़ैल बन गई और तुम मेरी कैदी। मैं तुम्हारे चारों ओर किला बनाया है, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। बुलबुल ज्योति से कहती है, ज्योति मुझ पर पानी छिड़क दो, फिर देखो। पानी छिड़कते ही बुलबुल एक सुंदर लड़की बन जाती है। ज्योति, मैं जादू जानती हूँ, तुम इस बुढ़िया को छड़ी से मारो, तुमसे डरती है। बिल्कुल बिल्कुल मत डरना। चुड़ैल जब सुनती है ज्योति उसे मारने आ रहा है तो वह जल्दी से पेड़ों को उखाड़ ज्योति की ओर फेंक देती है। राजकुमार, घबराओ मत, ये पेड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पेड़ जैसे ही उसके पास आते हैं, बुलबुल अपने हाथ से आंखों से जादू कर कर पेड़ों को रोकती है। फिर चुड़ैल आग पैदा करती है, इन सब भस्म होकर दो, कोई बचने ना पाए। परंतु ज्योति बढ़ती हुई आग को रोकने के लिए छड़ी आगे कर देता है और छड़ी से पानी की धार निकल जाती है। सारी आग बुझ जाती है। आग से तो बच गई, अब मेरे इस वार से बच को तो जानू। चुड़ैल बहुत राक्षस उन्हें मारने के लिए भेजती है, परंतु ज्योति छड़ी की आग पैदा करने उन राक्षसों को भगा देता है। अब इन्हें नहीं मार सकती, मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। चुड़ैल अपने भाई के पास पहुंचती है, भैया भैया मुझे बचा लो, नहीं तो ज्योति मुझे मार देगा। उसे मैं नहीं मार सकता, अपने अमृत उसने अमृत पिया हुआ है, अब बचने का एक ही रास्ता है, तुम उससे माफी मांग लो। तभी वहां ज्योति आ जाता है। ज्योति, चुड़ैल मेरी बहन है, उसे माफ कर दो, इसके बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुड़ैल ज्योति से माफी मांगती, मुझे माफ कर दो, आगे से फिर कभी बुरे काम मत करना। तो कभी नहीं करूंगी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। ज्योति दानव को अपने राज्य के बारे में बताता है, मुझे अपने पिता को स्वतंत्र कराने में तुम मेरी मदद करो। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ सेना लेकर चलता हूँ। मोती, राजकुमारी, बुलबुल सभी तुम्हारे राज्य में हम हमें मिल जाएंगे। दानव अपनी सेना से कहता है, जल्दी से युद्ध की तैयारी करो, हम ज्योति के राज्य पर चढ़ाई करके उसके पिता के राज्य को स्वतंत्र कराना है। जैसे ही दानव राज्य पर चढ़ाई करते हैं तो सैनिक उन्हें देखते हैं, भागो, राक्षस मुकाबला नहीं कर सकते। दानव के आदमी बुरी तरह सैनिकों को मारते हैं। हारने के बाद सेनापति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो ज्योति उसे लपक पकड़ लेता है। ज्योति गुस्से में कहता है, विश्वासघाती गद्दार, तुम देशद्रोही, तू भाग कर कहाँ जा रहा है? तुझे तो ऐसी सजा दूंगा कि सारा राज्य देखेगा। ये अगर एक बार भागने का मौका दे दे तो देखा जाएगा सजा मैं देता हूँ या ये। ज्योति सिपाहियों से कहता है, तुम सेनापति को गद्दी पर बिठाकर गले में जूतों की हार पहनाकर पूरे राज्य में घुमाओ।
सेनापति को गद्दी पर बिठाकर जूते की हार पहनाकर पूरे राज्य में घुमाया जाता है। जब सेनापति राज्य में घुमाया जाता है तो रमा उसे खिड़की से देखती है और सोचती है, मैं फौरन ही महाराज से क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना न जाने मुझे कौन सी सजा मिले। मोती महाराज को मुक्त कराता है। बेटा तुम जिंदा हो, ज्योति कहाँ है? पिताजी वह सोनापति को सेनापति को ठीक कर रहा है। और तभी वहां ज्योति आ जाता है। बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैं नीच औरत की बातों में आ गया था। रमा आकर महाराज के पैरों में गिर पड़ती है। महाराज मुझे क्षमा कर दो। नहीं रमा, तुमने अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम खून के आंसू रोएगी। नहीं पिताजी, माँ को सजा देना नहीं दोगे, वो हमारी माँ है। सेनापति को आप देश निकाला दे दें। तभी वहां पंडित आता है, उनकी बातें सुनकर कहता है, राजन पहली गलती की, अब तक सजा भुगत रहे हो। दूसरी गलती तुम्हारे हाथ में आए शत्रु को जीवित छोड़ना कर रही हो। पंडित जी आपका कहना सच निकला, नीच कन्या नीच होती है। मैं सेनापति और रमा को फांसी दूंगा। राजन सेनापति को फांसी देने से अच्छा पत्थर का बना दो, ताकि आने वाले गद्दारों को मिसाल हो। परंतु नारी स्त्री को फांसी शोभा नहीं देती, इसलिए इसकी यही सजा है, इसे छोड़ दो और अपना बिल्कुल संबंध मत रखना। राजा सेनापति ज्योति और मोती से शादी के बारे में पूछता है। तब ज्योति उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है। इसका मतलब तो ज्योति राजकुमारी से और मोती बुलबुल से शादी करना चाहता है। हम अभी तुम्हारी शादी का प्रबंध करते हैं। दोनों ऊंचे कुल की सुंदर कन्याएं हैं। ज्योति और राजकुमारी और मोती बुलबुल के धूमधाम से शादी की जाती है। समाप्त दोस्तों।